देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग पॉइंट ए टू बी एट जीरो पोटेंशियल यूजिंग किरचॉफ्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये बोल रहा है कि जो पॉइंट ए है इस सर्किट के अंदर, वहां पे पोटेंशियल जीरो मान लो, और बताओ कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि वीबी आपको बताना है। वीए कितना है, जीरो, और वीबी आपको कैलकुलेट करके बताना है। और इसके लिए क्या यूज करना है, किरचॉफ्स लॉ यूज करने हैं। किरचॉफ के दो लॉ हमने पढ़े थे, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो उनको यूज करना है इसमें। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि ए पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है और बी पॉइंट का पूछा है। इसका मतलब मुझे ए से बी तक जाना है, और इसके लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखनी है। उससे मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो मुझे फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये वैल्यू मिलेगी केवीएल इक्वेशन से। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्किट में करंट वगैरह देख लेते हैं, और अलग अलग जो चीजें लगी हुई हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि हमें केवीएल अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज बता ही रखा है 1 वोल्ट, फिर यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ये दिखा रखा है। ये नहीं दे रखा, ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये माइनस, ये प्लस, ये वोल्टेज दे ही रखा है। करंट 2 एम्पियर यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे जाके 1 एम्पियर करंट इधर चला गया इस वाली ब्रांच में, इसका रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। तो 1 एम्पियर अगर इधर गया तो बाकी का 1 एम्पियर इधर जा रहा होगा, क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होने चाहिए। अगर 2 एम्पियर करंट आया है और एक इधर चला गया तो बाकी का 1 एम्पियर इधर जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया है इस पॉइंट के ऊपर, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई किया है। ठीक है, अब ए से आपको बी तक पहुंचना है, तो कोई भी एक रास्ता आप चूज करो, लेकिन ऐसा रास्ता चूज करो जिसमें आपको रास्ते में जो भी कंपोनेंट आ रहे हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो। अगर आप ये ऊपर वाला रास्ता चूज करोगे तो इसमें आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, और अगर ये वाला रास्ता यानी ए सी बी वाला रास्ता अगर चूज करते हो तो इसमें R1 पता नहीं है। तो हमको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, ए सी डी बी, क्योंकि इसमें सारी चीजें हमको पता है, करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको कौन सा रास्ता चूज करना है, मैं लिख देता हूं इधर, फॉर ब्रांच ए सी डी बी, और क्या अप्लाई करना है इसके लिए, केवीएल अप्लाई करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। लिखो इक्वेशन, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो प्लस सिंबल के साथ में आपको वोल्टेज लिखना है 1 वोल्ट। फिर आगे गए, फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब किधर जा रहे होंगे, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ। करंट हमेशा हाई से लो की तरफ आता है, तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा था करंट, हम जा रहे हैं उल्टा, इसका मतलब लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस सिंबल के साथ में लिखा जाएगा, तो प्लस आई इंटू आर यानी कि 1 इंटू 2 लिखा जाएगा ये। फिर आगे गए, फिर इस बैटरी के लिए प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस सिंबल के साथ में वोल्टेज आपको लिखना पड़ेगा। फिर बी पे पहुंच ही गए। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। अब वीबी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और इसने क्वेश्चन में बोला कि वीए को 0 लेना है आपको, तो 0 ले लिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि वीबी क्या आ गया, 1 वोल्ट के बराबर आ गया। यही आपका आंसर है। कितना आसान है, देखो आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग किरचॉफ्स रूल इन द गिवन सर्किट फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस आर। ये अननोन रेजिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। और दूसरी चीज क्या बतानी है, द करंट I2 इन द आर्म EF। ये जो EF आर्म है इसमें आपको करंट I2 बताना है। इसमें करंट I2 हमने दिखा रखा है। सबसे पहले तो ये जो सर्किट है इसमें ये जो रेजिस्टेंस है ये कौन से दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ये बताओ। ये वाला रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ये कनेक्टेड है E पॉइंट और F पॉइंट के बीच में, है ना। तो अगर हमें R रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो हम एक काम और भी कर सकते हैं कि इस वाली ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दें, क्योंकि ये इसके पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर ऊपर वाली ब्रांच भी आप ले सकते हो, ये भी E और F पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। ये तीनों जो ब्रांच है ना, ये वाली ब्रांच, बीच वाली ब्रांच और ये R रेजिस्टेंस वाली ब्रांच, ये तीनों E और F पॉइंट के बीच में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो E और F पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा
उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ई और एफ पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उसी को हम आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस ब्रांच में आपको I2 करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता पाएंगे। बाकी चीजें तो इसमें पता है, इस बैटरी का वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू पता नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, तो इस ऊपर वाले लूप को ध्यान से देखो। इस ऊपर वाले लूप के अंदर इस करंट I2 को छोड़ के बाकी सारी चीजें पता है। इस ऊपर वाली ब्रांच में करंट भी दे रखा है 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस भी पता है, बैटरी का वोल्टेज भी पता है, सारी चीजें पता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले लूप के लिए, ये जो ऊपर वाला लूप आपको दिख रहा है, लूप का नाम है EABFE। इस लूप के लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे और इससे हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद में हम इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जो कि इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस लूप के लिए फॉर लूप, नाम क्या रखें इसका, EABFE बाई KVL। हम इक्वेशन लिखेंगे, क्या अप्लाई करना है हमको, KVL अप्लाई करना है। करो, यहां से चले। सबसे पहले हमको बैटरी मिली, बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, तो हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो -3 लिखा जाएगा, नेगेटिव में लिखा जाएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस को। फिर आगे गए, करंट इधर आ रहा है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो प्लस सिंबल के साथ में इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। करंट है इसमें 0.5 एम्पियर, इस ब्रांच में करंट कितना है 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो I इंटू आर, I तो है 0.5, R है 2, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। फिर आगे गए, अब करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव सिंबल के साथ आएगा, क्योंकि आप हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो -I2, इस ब्रांच में करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। आगे गए, फिर इस बैटरी के लिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, लो से हाई, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव सिंबल के साथ लिखना है। फिर घूम के अगर उसी पॉइंट पे आ गए तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आएगा 1, तो ये -2 और ये 2 बचेगा, ये आएगा I2 इंटू 2 इक्वल टू 2। ये माइनस का I2 इंटू 2 है ना, ये उधर लेके गए और इधर सिर्फ 2 बचा, तो I2 की वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करने पे 1 एम्पियर आ गई अपने पास में। तो I2 यहाँ पे 1 एम्पियर है, और अगर आपके पास I2 की वैल्यू निकल के आ गई तो आप EF ब्रांच के अक्रॉस इजीली पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर ब्रांच EF बाई KVL, है ना, ब्रांच के लिए अप्लाई करूंगा, तो EF ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसे आपको VF माइनस VE, यानी कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो उधर से स्टार्ट करेंगे चलना, E से चलेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला, मतलब प्लस से माइनस की तरफ जाओगे, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो माइनस सिंबल के साथ में इसका वोल्टेज लिखा जाएगा। हाई से लो की तरफ आ रहे हो ना, तो माइनस सिंबल के साथ में। फिर ये जो रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट आप आ रहे हो, अपोजिट आ रहे हो इसको मतलब लो से हाई पोटेंशियल की तरफ आ रहे हो, तो प्लस सिंबल के साथ में I इंटू आर, आई आप कैलकुलेट कर ही चुके हो 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 2 है, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, और क्योंकि जो EF ब्रांच है और जो रेजिस्टेंस R है ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा। अच्छा, यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फाइनल पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कम है और इसका ज्यादा है, क्योंकि आपने क्या लिखा है इधर VF माइनस VE, VF मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, VE मतलब इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, और ये डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है। समझ में आया ना, इसलिए वो नेगेटिव में आ रहा है। तो ये जो EF ब्रांच है इसके अक्रॉस, ये जो EF ब्रांच है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस होगा। तो हम लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R कितना होगा
2 वोल्ट के बराबर होगा। VF माइनस VE माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है और ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यानी कि VE माइनस VF अगर कैलकुलेट करना हो तो वो +2 वोल्ट के बराबर आएगा। वो लिख भी देता हूं मैं, ये तो मैंने VF माइनस VE कैलकुलेट किया है। अगर मैं VE माइनस VF लिखता, इसको उल्टा लिखता तो यहाँ पे माइनस सिंबल प्लस हो जाता। ये बात समझ में आई क्या? इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये अपना आंसर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R इन द गिवन सर्किट सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपको इस R की वैल्यू बतानी कि ये R कितना होना चाहिए। इसके लिए किसमें करंट जीरो है? इस वाली बीच वाली ब्रांच में करंट जीरो है। 4 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट जीरो बता रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D। ये A पॉइंट है और ये D पॉइंट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। दो चीजें हमको बतानी है। ये बोल रहा है कि ये जो मिडिल ब्रांच है इसमें करंट जीरो जा रहा है, तो बताओ R की वैल्यू उसके लिए क्या होनी चाहिए? समझ में आया क्या? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसमें तो बैटरी कनेक्टेड है तो करंट जीरो कैसे हो सकता है? तो करंट इसलिए जीरो हो सकता है क्योंकि इस रेजिस्टेंस के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनमें से एक तो E पे कनेक्टेड है और एक इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर हुआ तो इसके बीच में करंट नहीं जाएगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो नहीं होगा। रीजन क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए। कोई भी दो पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे होते हैं तो क्या उसके बीच में करंट फ्लो हो सकता है? नहीं जी। इसलिए इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा क्योंकि इनका पोटेंशियल बराबर हो गया होगा, है ना, E और इस पॉइंट का, इसलिए करंट नहीं जाएगा चाहे बैटरी कनेक्टेड हो। ठीक है, अब इस R की वैल्यू हमको बतानी कि उसके लिए R कितना होना चाहिए। बीच वाली ब्रांच में अगर करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब बाहर बाहर करंट फ्लो हो रहा होगा इस तरीके से। ये 9 वोल्ट का सेल है, ये 3 वोल्ट का सेल है, इसका प्लस इधर है माइनस इधर है, इसका माइनस इधर है प्लस इधर है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि करंट इस ज्यादा वोल्टेज वाले सेल के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन करंट की अपोजिट है। इसका करंट इधर जाएगा, इसका इधर, तो रिजल्टेंट करंट इधर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा वोल्टेज का सेल है, तो करंट ऐसे जाएगा और घूम के ऐसे बाहर बाहर इस लूप के अंदर फ्लो हो रहा होगा। तो इस करंट को हमने I एज्यूम कर रखा है। कितना है ये करंट? I। बीच वाली ब्रांच में तो करंट जीरो है, करंट किधर फ्लो हो रहा है? सिर्फ आउटर लूप के अंदर। अब इस पहले वाले लूप को देखो, इस छोटे वाले लूप को। इस लूप के अंदर आपको I को छोड़ के बाकी सारी चीजें पता है, रेजिस्टेंस पता है, सारे बैटरी के वोल्टेज पता है, इसमें करंट भी पता है। तो इस वाले लूप के लिए सिर्फ I को छोड़ के बाकी सब चीजें आपको गिवन है। तो अगर मैं इस लूप के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? I की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने पे। करके देखते हैं। लूप का नाम क्या रखूं? फॉर लूप AFEBA बाई KVL अप्लाई करेंगे। तो यहां से चले हम, देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना है, तो माइनस I इंटू आर यानी I इंटू 1 लिखेंगे। फिर आगे गए, अभी भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस I इंटू आर, है ना, I इंटू 1। फिर आगे आए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा। क्यों? क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा इसमें, तो I इंटू आर जीरो आएगा। तो इसको मैं जीरो लिख देता हूं, है ना। फिर आगे गए, फिर बैटरी का कौन सा टर्मिनल आपको पहले मिला? प्लस। तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, मतलब हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो माइनस का 6 लिखा जाएगा। फिर इधर आए, अब माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, लो से हाई, तो प्लस का 9 लिखा जाएगा, इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। ठीक है, ये आएगा 2I माइनस का, और ये आएगा +3 इक्वल टू 0। तो I क्या आएगा? 2I इक्वल टू 3 यानी कि I इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर। आया समझ में? करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब करंट तो हमें पूछा ही नहीं था, वो तो हमने इसलिए कैलकुलेट किया है ताकि इस लूप के अंदर हम करंट की वैल्यू को पता कर पाए और उससे हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। R पूछा है हमको, तो R कैसे कैलकुलेट करोगे? अब तो इस वाले लूप को देखो, अब इसमें आपको R को छोड़ के बाकी सारी चीजें अब पता है। R को छोड़ के बाकी सारी चीजें पता चल गई ना, I पता चली गया, बाकी चीजें गिवन ही है। तो मैं अगेन KVL अप्लाई करूंगा किस वाले लूप के लिए? EDCBE फॉर लूप
ई डी सी बी ई बाई केवीएल। हम इक्वेशन लगाएंगे केवीएल इक्वेशन। तो यहां से चलना स्टार्ट करो, करंट के डायरेक्शन में आ रहे हो इसलिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में लिखेंगे, I इंटू आर। आई पता चल चुका है 1.5 इंटू आर लिखेंगे। फिर आगे गए प्लस से माइनस, यानी कि हाई से लो पोटेंशियल तो माइनस सिंबल के साथ में लिखना है वोल्टेज। फिर इधर गए माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस सिंबल के साथ में लिखना है, जिसकी तरफ जा रहे हो वो सिंबल लगेगा बैटरी के लिए। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा 1.5 आर, ये आएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो आर क्या आएगा 3 बाई 1.5 यानी कि 3 बाई 1.5 यानी कि 2 ओम निकल के आएगा। ये आया समझ में? तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ये कितना है 2 ओम के बराबर है। ये आ गई अपने पास वैल्यू। एक चीज और पूछी इसने कि ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ए और डी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए ए से डी की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। ए से डी की तरफ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप इधर से जा सकते हो ए एफ ई डी, आप इधर से जा सकते हो ए बी ई डी, आप इधर से जा सकते हो ए बी सी डी। तो जो रास्ता सबसे छोटा हो, छोटा मतलब जिसमें सबसे कम कंपोनेंट हो, वो चूज करो ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। आंसर तो सेम ही आएगा। इसमें ऊपर वाले रास्ते में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हैं, एक ही है और एक ही है, बाकी सब में ज्यादा है। देखो 3 है, इसमें भी ऐसा करके 3 है। तो ये वाला रास्ता हम चूज कर लेते हैं। तो 4 ब्रांच, क्या नाम है ब्रांच का, ए से डी तक पहुंच रहा है ना, तो ऊपर वाला रास्ता मैंने लिया है। तो ए एफ ई डी बाई केवीएल। ए से चलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आएगा नेगेटिव में। तो आई इंटू आर, आई है 1.5 एम्पियर, आर है 1 ओम। फिर आगे गए, अगेन आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है जिसमें करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, तो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखी जाएगी। और फिर डी पे पहुंचे गए तो इक्वल टू आएगा वी डी माइनस वी ए, क्योंकि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये इसका आंसर होता है जब आप केवीएल अप्लाई करते हो किसी भी ब्रांच के लिए। तो वी डी माइनस वी ए, ये अपने पास आ गया, कितना आएगा माइनस का 3 वोल्ट। यहाँ पे माइनस पे आंसर आने का मतलब ये है कि वी डी यहाँ पे कम है और वी ए ज्यादा है। और कितना ज्यादा है तो 3 का डिफरेंस है। माइनस सिंबल ये बता रहा है कि ये कम है और ये ज्यादा है, और डिफरेंस 3 वोल्ट का है। ये कम है ये ज्यादा है, तभी तो डिफरेंस नेगेटिव में आएगा ना। इसका मतलब ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे हो और डी पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, माइनस का 1.5 है ये, और इधर जाके ये फिर प्लस हो जाएगा तो ये 2 ओम के बराबर आएगा। ये एक छोटा सा करेक्शन कर लेना इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टेडी करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट। यहाँ पे ऐसा क्यों वर्ड यूज किया इसने, स्टेडी करंट? नॉर्मल करंट भी बोल सकता था ये। देखो यहाँ पे सर्किट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और कैपेसिटर की खास बात ये होती है कि जब तक वो चार्ज नहीं होता तब तक तो वो अपने अंदर से करंट फ्लो होने देता है। इस ब्रांच में कब तक करंट फ्लो होगा, जब तक ये चार्ज नहीं होगा, और इसको चार्ज होने में सिर्फ एक इंस्टेंट का टाइम लगता है, बहुत जल्दी चार्ज होता है, कुछ सेकंड के अंदर ही ये चार्ज हो जाएगा। और चार्ज होने के बाद में इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। कैपेसिटर करंट फ्लो कब होने देगा, शुरुआत में जब वो चार्ज हो रहा होगा, और जैसे ही वो फुली चार्ज होगा उसके बाद में वो अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देता। जितना वोल्टेज का आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे ना, उतने ही पोटेंशियल तक ये चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के बाद में ये अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि 2 सेम पोटेंशियल वाले जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। तो ये चीज याद रखनी है, कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है ये, कि चार्ज होने के बाद में कैपेसिटर डीसी करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। यहाँ पे डीसी बैटरी कनेक्टेड है, तो इससे जो करंट होगा वो सिर्फ तब तक ही होगा जब तक ये चार्ज नहीं हुआ। जैसे ये चार्ज होगा इस ब्रांच पे करंट जाएगा नहीं, तो जब इस ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा तो आप इसको हटा भी सकते हो सर्किट से, क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा। अब ये चार्ज हो चुका है, इसको जितनी एनर्जी यहां से लेके स्टोर करनी थी वो स्टोर कर चुका है, और अब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट है नहीं, क्योंकि इस ब्रांच में करंट 0 हो जाएगा, तो इसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो करंट सिर्फ आउटर लूप के अंदर, यानी कि इधर से जाएगा और इधर से होता हुआ यहाँ पहुंचेगा, फिर इधर से इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होगा, फिर वापस ऐड होके इधर आ जाएगा। इस वाली ब्रांच में करंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये चीज समझ में आई क्या आपको? तो कैपेसिटर वाली जो ब्रांच होती है ना डीसी सर्किट में, उसमें करंट नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से,
ये जो कैपेसिटर वाली ब्रांच है इसको मैं क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है अब सर्किट में, और जिस चीज का यूज नहीं है उसको आप सर्किट से हटा सकते हो। तो इस ब्रांच को हमने रिमूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी। अब बताओ क्या पूछा इसने कि ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसमें करंट कितना जाएगा। ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसमें आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। मान लो कि ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसमें करंट है I1 और इधर करंट है I2। टोटल करंट सर्किट में I फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना है वो हमको पूछा जा रहा है। बीच वाली ब्रांच को क्यों हटाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले तो इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड कर लो ताकि टोटल करंट फाइंड कर पाए। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/2 + 1/3, ये 1/RP के बराबर होगा। एलसीएम 6 आएगा, इधर आएगा 3 + 2 यानी कि 5/6। आरपी कितना होगा 6/5, जिसका मतलब है 1.2 ओम। ठीक है, इन दोनों का मिला के 1.2 ओम आया, और ये जो भी है इसके साथ सीरीज में है ये 2.8 है, तो टोटल मिला के कितना हुआ, तो आर इक्विवेलेंट यानी पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस हुआ 1.2 + 2.8 यानी कि 4 ओम हो गया। ये आया समझ में। अब आपको करंट बताना है टोटल, तो टोटल करंट होगा, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 6 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है यहाँ पे 4 ओम, तो ये आएगा 1.5 एम्पियर। ये आ गया करंट अपने पास। लेकिन हमें तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना था। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है कि जैसे आपको I1 कैलकुलेट करना है तो टोटल करंट को, जो कितना है 1.5 एम्पियर, टोटल करंट को आप जिस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है उसके अलावा जो दूसरी ब्रांच है उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस है उसका सम कर लो। आंसर क्या आएगा, ये बनेगा 0.9 एम्पियर। सॉल्व करोगे ना तो ये 0.9 एम्पियर निकल के आ रहा है यहाँ पे। आया समझ में। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको ये I2 कैलकुलेट करना होता है इसी तरीके से तो क्या करते, टोटल करंट को यानी कि 1.5 एम्पियर को मल्टीप्लाई करते दूसरी ब्रांच के रेजिस्टेंस से यानी कि 2 ओम से, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। बताओ क्या आएगा 0.6 एम्पियर। आया कि नहीं आया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक क्यूब है और इस क्यूब की हर एक जो साइड है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। ये क्यूब यहाँ पे दिखा रखा है और इस क्यूब की हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम के बराबर है। फिर इस क्यूब के जो अपोजिट कॉर्नर्स है उनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जिसका वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट के बराबर है। अब आपको पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। मतलब आपको हर एक जो एज है उसमें आपको करंट की वैल्यू बतानी है, साथ में आपको ये भी बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये जो क्यूब है जिसमें हर एक ब्रांच हर एक साइड एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। देखो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें आपको एक सिमेट्री दिखाई देगी। यहाँ पे सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या हैं, इक्वल वैल्यू के हैं, और ये जो क्यूब है ये अपने आप में भी एक सिमेट्री होती है। तो जब भी सिमेट्रिकल सर्किट होता है तो उसको सॉल्व करना काफी आसान होता है, ये चीज आप दिमाग में रखना। मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे जो 10 वोल्ट बैटरी है इससे जो टोटल करंट बाहर निकलेगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट बाहर निकलेगा वो कितना है 3i के बराबर है। उसको i की जगह मैंने 3i क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि ये करंट यहाँ पे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो मैं इजीली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकता हूँ i और i। क्या हर बार ऐसा कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस बराबर वैल्यू का है, इसलिए सिमेट्री की वजह से करंट इक्वली डिवाइड होगा। जैसे मान लो कि कोई दो पैरेलल ब्रांचेज है और दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस बराबर है, तो जब भी उनके बीच में करंट डिवाइड होता है तो दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर बराबर होगा तो इक्वली डिवाइड होगा। लेकिन एक ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा एक का कम है, तब क्या होगा, जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगा और जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा मतलब ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगा, है ना, उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो डायग्राम है उसमें क्योंकि एक सिमेट्री है तो टोटल करंट जितना भी आप यहाँ पे पहुंचाओगे या जितना भी एज्यूम करोगे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो अगर 3i करंट आया तो इस वाली ब्रांच में कितना जाएगा
आई करंट जाएगा, इधर कितना जाएगा आई, इधर कितना जाएगा आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर ये वाला जो आई करंट है ये आगे पहुंचा इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे अगेन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पे I/2 चला जाएगा इस ब्रांच में, इधर कितना चला जाएगा I/2। ये वाला करंट भी आई यहाँ पे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इधर और इधर, तो इधर जो करंट जा रहा होगा वो कितना होगा I/2, इधर जो जा रहा होगा वो I/2। ये वाला करंट भी आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला करंट होगा I/2, ये वाला करंट होगा I/2। समझ में आया ये? अच्छा, अब इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा करंट पहुंच रहा है। इधर से आया I/2, इधर से आया I/2, टोटल कितना हुआ I, तो I करंट यहां से आगे चला गया। ऐसे इधर से कितना आया I/2, इधर से आया I/2, टोटल मिला के कितना हुआ I, वो इधर से बाहर निकल गया। इधर से आया I/2, इधर से आया I/2, टोटल मिला के कितना हुआ I करंट ऊपर चला गया। तो देखो यहाँ पे जो करंट पहुंच रहा है वो है I और I, जो यहाँ पे डिवाइड हुआ था देखो वही करंट वापस यहाँ पे आपको ऐड होके मिल रहा है I यानी 3I करंट बनेगा, जो कि यहाँ से वापस से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। आसान है समझना। तो जब भी सिमेट्री आपको दे रखी हो ना, तो इस तरीके से आप करंट एज्यूम कर सकते हो। अब करंट तो हमने एज्यूम कर लिया, हमें फाइंड करना है कि हर एक जो ब्रांच है यहाँ पे उसमें करंट कितना होगा, हर एक ब्रांच का आपको करंट बताना है। और जितना भी मतलब अलग अलग ब्रांचेज है, किसी में I करंट है, किसी में I/2 करंट है, और पूरे सर्किट में जो करंट है वो है 3I। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करूंगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे यूज करना है वो समझो। अब अगर इस सर्किट के अंदर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मैं एक लूप कंसिडर कर रहा हूं, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो, ये वाला जो लूप है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। लूप का नाम है ABCC'Ef, और वापस A पे आ गए, है ना। तो ये वाला जो लूप है ना, इसकी बात हो रही है। इस लूप के अंदर ध्यान से देख के बताओ क्या क्या चीजें आपको पता नहीं है। I नहीं पता, I/2 नहीं पता, मतलब I की टर्म्स ही है सारी। ये 3I नहीं पता, इधर I/2 नहीं पता, I नहीं पता, मतलब I की वैल्यू अगर पता चल जाए तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है एक तरह से वो I है। वेरिएबल मतलब जो यहाँ पे हमको फाइंड करना है, ये जो अननोन वैल्यू है वो I है एक तरह से, उसको हमको फाइंड करना है। तो अगर मैं इस लूप के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दूं तो मैं I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि बाकी चीजें मुझे दे रखी हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं लूप, कौन सा लूप है नाम बताओ इसका, ABCC'Ef। इसके लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा, KVL। तो फॉर लूप ABCC'Ef बाई KVL ऐसा लिखेंगे। अब यहां से चलना स्टार्ट करेंगे। देखो करंट की डायरेक्शन में जब आप चलते हो तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाता है। तो लिखेंगे करंट है I और रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो -3 इंटू आई, -3 इंटू आई। फिर आगे पहुंचे, इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे। अब इधर जा रहे हैं हम लोग, करंट है I/2, रेजिस्टेंस है 3, अभी भी करंट की डायरेक्शन में है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, 3 इंटू I/2। फिर आगे गए, इधर गए। अब करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं अभी भी। अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अगेन -3 इंटू आई, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है। फिर नीचे आए, कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, माइनस से प्लस, मतलब लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो प्लस सिंबल के साथ में EMF को लिखा जाता है। फिर वापस घूम के A पे आ गए तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3I, ये 3/2I और ये 3I, तो इसको ऐड करोगे तो ये हो गया 6I, और ये 3/2 यानी कि कितना हुआ, ये हो गया अपना 2। अगर LCM लोगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 15/2I प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे ही आएगा। अब I की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो 15/2I इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये उधर लेके गए तो ये प्लस हो गया, तो I इक्वल टू क्या आया बोलो, ये आएगा 20/15, यानी कि अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 4/3 एम्पियर। ये आ गया अपने पास में I। लेकिन हमें तो हर एक ब्रांच में करंट बताना था,
तो कुछ ब्रांचेज में करंट आई है लेकिन कुछ में I/2 है। तो जिस ब्रांच में करंट I/2 है उसके लिए क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब ये हो जाएगा 2/3I। जैसे ये वाला करंट है I/2, ये कितना होगा 2/3 एम्पियर, है ना, 2/3 एम्पियर के बराबर। जैसे यहाँ पे I/2 करंट बताना है तो आपको क्या करना है, इस I को 2 से डिवाइड करना है, आंसर आएगा 2/3 एम्पियर। अगर आपको टोटल करंट बताना है सर्किट में तो ये कितना है 3I के बराबर है, तो I की जो वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, टोटल करंट इन द सर्किट आ जाएगा जो कि 3I के बराबर है, 3 × 4/3 यानी कि 4 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। आया समझ में। अब एक और चीज पूछी है इस क्वेश्चन में इसने कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बताना है। हमने अलग अलग ब्रांच में करंट तो बता ही दिया भाई, I आपको पता चल गया, I/2 के लिए क्या करना है, आपको इसको 2 से डिवाइड करना है तो 2/3 एम्पियर हो गया। टोटल करंट के लिए क्या करना है 3I करना है, यानी कि I की जो वैल्यू हमने फाइंड करी उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 एम्पियर आ गया। तो करंट तो सारा आ गया अपने पास में अलग अलग ब्रांचेस का। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब आप ये देख के बताओ कि इस पूरे सर्किट के अंदर जो टोटल करंट सप्लाई किया जा रहा है वो कितना है, 3I के बराबर है, जिसकी वैल्यू कितनी आई 4 एम्पियर के बराबर आई, ठीक है। और यहां पे टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई किया जा रहा है 10 वोल्ट। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है कि अगर हम टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड कर देंगे सर्किट में तो हमारे पास सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो अगर हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V/I। V मतलब टोटल वोल्टेज जो सप्लाई किया जा रहा है डिवाइडेड बाय टोटल करंट जो कि 4 एम्पियर के बराबर है। आंसर क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो 2.5 ओम के बराबर आएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। आया समझ में। तो सिमेट्रिकल सर्किट को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, CBSE 2019 में आया था ये।